बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन को डिफ़ाइन इस तरह से किया जा सकता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स किसी बॉडी के किसी एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिलकर कुछ टास्क्स को परफॉर्म करते हैं, राब्ते में रहते हुए या कनेक्ट होकर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के इस तरीके को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जैसे कि आपके बुक में एक एग्जांपल भी मौजूद है कि जिस वक्त एक लड़का बॉल को कैच करने के लिए भागता है तो उस वक्त उसके डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्किंग में होते हैं। उनमें उसके मसल्स हैं, उसका नर्वस सिस्टम है, उसका ब्रीदिंग सिस्टम है, तमाम के तमाम वर्किंग में होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। अब इसकी टाइप्स में हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, नंबर 2 इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है या उसके ज़रिए से ये होती है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए से होती है। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस में 5 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। आपकी बुक में काफ़ी डिटेल से इनको बताया गया है। वेरी ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। नंबर 1 इज़ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइल करे कि वो रिस्पॉन्स करे उस फैक्टर के अगेंस्ट, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के एग्जांपल्स में हीट है, कोल्ड है, साउंड वेव्स है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं, ये सब कुछ स्टिमुलाई हैं। एक एग्जांपल इसकी इस तरह से मैं दूंगा कि सनफ्लावर सूरज की रोशनी को जज करते हुए उसकी तरफ मूव करता है, तो जो लाइट है उस सूरज की, दैट इज़ अ स्टिमुलाई फॉर दैट सनफ्लावर। नंबर 2 इज़ रिसेप्टर्स। स्टिमुलाई को पहचानने वाले या उसका पता लगाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि हमारे ईयर्स साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से लाइट को डिटेक्ट आइज़ के ज़रिए से किया जाता है, तो आइज़ रिसेप्टर्स हुए। केमिकल्स जो एयर में मौजूद हुए हैं या जो एनवायरनमेंट में मौजूद है उसे नोज़ डिटेक्ट करता है, सो नोज़ एक रिसेप्टर हुआ। थर्ड थिंग कंपोनेंट इज़ कोऑर्डिनेटर्स। नाउ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटर्स? ये ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स से और मैसेज कन्वे करते हैं ऐसे ऑर्गन्स को जो कि प्रॉपर एक्शन कर सकें। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंफॉर्मेशंस रिसीव किए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं थ्रू न्यूरॉन्स, या हम इसको नर्व इम्पल्सेस भी कह सकते हैं। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये काम अंजाम देते हैं और डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए से, और इसको सेंड किया जाता है बाय सिक्रीटिंग कुछ मखसूस हार्मोन्स को सिक्रीट करने के ज़रिए से ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड में उन हम कह सकते हैं कि केमिकल्स के अगेंस्ट कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं रिस्पॉन्स के लिए।
नाउ फोर्थ वन इज़ इफेक्टर्स। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं। हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए से या उनकी तरफ से, और पर्टिकुलर कुछ मखसूस रिस्पॉन्स देते हैं उनके अगेंस्ट। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स मैसेज को कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद ये कोऑर्डिनेटर्स से कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद ये मसल्स और ग्लैंड्स तक इन्हें पहुंचाते हैं। इस तरीके से ये जो न्यूरॉन्स है ये इफ़ेक्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, अगर हम देखें तो ये कुछ मखसूस हार्मोन्स मैसेजेस को कैरी करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तरफ से आते हुए, और जो टारगेटेड टिश्यूज़ होते हैं ये वहाँ तक उन्हें पहुँचा देते हैं ताकि सिक्रीशन हो सके हार्मोन्स की। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये केमिकल्स इफ़ेक्टर का काम दे रहे हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए नेफ्रॉन्स भी इफ़ेक्टर का काम देते हैं। इसी तरीके से लिवर और बोन्स भी बहुत जगहों पर हार्मोन्स के तौर पर, या कह सकते हैं कि इफ़ेक्टर के तौर पर अपना काम परफॉर्म करते हैं। लास्ट वन इज़ रिस्पॉन्स। कोऑर्डिनेटर्स से मैसेज रिसीव होने के बाद इफ़ेक्टर्स कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। इसकी एग्जांपल इसी तरह से दी जा सकती है कि जब हमारा हाथ किसी भी गर्म चीज़ को टच करता है तो हम तेज़ी से अपने हाथ को खींच लेते हैं। ये एक रिस्पॉन्स है, दैट इज़ कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स कहलाता है। ये यूजुअली देखा गया है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है वो शॉर्ट होता है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशंस के ज़रिए से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है वो स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबे अरसे के लिए होता है वो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आप इसको अपनी पिछली कुछ क्लासेस में लेवल्स में आप पढ़ चुके हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ह्यूमन बींग्स में और हायर एनिमल्स में दो तरह के नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं, यानी कि दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होते हैं, एंड नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ऐसी नर्व्स से मिलकर बने होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकली होती हैं और ये पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स न्यूरॉन्स के से मिलकर बने होते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। हम कह सकते हैं कि बुनियादी इकाई है, एक सेल है नर्वस सिस्टम का। और ह्यूमन बीइंग के अंदर बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स और उनके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूरोलजिया कहा जाता है। हम अगर स्ट्रक्चर को देखें न्यूरॉन्स को के, तो इसमें सेल बॉडी है जिसमें कि न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। सेल बॉडी से ब्रांचेस की शक्ल में कुछ पार्ट्स बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स वो हिस्से हैं सेल बॉडी के जो जहाँ से ये इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, यानी कि इम्पल्सेस कंडक्ट होती हैं सेल बॉडी की तरफ, जबकि एक्सॉन एक ऐसा हिस्सा है जिसके ज़रिए से इम्पल्सेस सेल बॉडी से आगे की तरफ मूव कर जाती हैं। इसमें शॉन सेल्स एक मखसूस किस्म के हम कह सकते हैं कि स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, और ये एक्सॉन्स पर कुछ पार्ट्स की सूरत में मौजूद होते हैं। इन पार्ट्स के दरमियान
हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि माइलिन शीथ होती है